हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग तरीके में। मैं हूं आपके साथ वसीम। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस जो दिया था उनका जो डिटेल सॉल्यूशन में आज हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग पढ़ के अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। देखो, केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको 3 चीज़ों पे मार्क मिलता है। एक तो क्लासिफिकेशन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा आपका नेम पे मिलता है कि उस कंपाउंड का नाम क्या है। इन तीनों पे आपको याद करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के लिए प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होने वाला है नहीं, थोड़ा सा तो मेहनत करने पड़ेगा। 20 क्वेश्चन भी, अगर आप 20 क्वेश्चन लॉन्ग है और 30 क्वेश्चन मैंने देकर रखा है, इस पर यूट्यूब पे ही आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन अगर करके जाओगे तो आसानी से आप इजीली से पास आउट कर पाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, विदाउट मेहनत का कोई चारा है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिटेल ओवर द एंटासिड। यहाँ पूछ रहा है कि एंटासिड के बारे में बात करें, साथ में उसका एग्जांपल दें। यहाँ पे पूछ रहा है एंटासिड। एंटासिड जैसे कि आपको पता ही है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेनिटेडिन यूज आता है, ये भी एंटासिड आता है, जो गैस को कम करने के लिए। कहाँ की गैस? स्टमक का गैस को कम करने के लिए यूज करते हैं। आजकल देखे होंगे हर किसी को गैस का बीमारी होता है, हर घर में देखो गैस का कोई ना कोई आपको बंदा मिल जाए कि हाँ, इसलिए पेंटोडिया सारे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ एंटासिड में काम करता है। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, स्टमक के बारे में बात करें, आवर स्टमक प्रोड्यूस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? हमारे जो स्टमक में है अगर बात करें तो वो हमारे डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस करता है। एसिड किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। अगर एसिडिक नेचर है तो pH कितना होगा? 7 से कम होगा। हेल्प इन डाइजेशन टू आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये क्या करता है? एसिड क्या करता है कि हमारे जो फूड है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, विदाउट कोई स्टमक में हार्म पहुंचाए। समटाइम्स द एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक। क्या होता है कभी कभी कि काम करते करते इससे कभी कभी ना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, विच कैन नॉट ट्रीट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम क्या कर सकते हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। देखो, जब भी कोई, मैंने आपको बताया था कि जितना भी एंटासिड है वो बेसिक नेचर का है। रीज़न क्या है? इसलिए बेसिक नेचर का है क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, जो हमारे स्टमक है वो एसिड क्या है? एसिडिक नेचर है। तो हम उसमें बेस डालेंगे तभी तो उसमें घटेगा, और मान लो उसमें और एसिडिक डाल देते हैं तो क्या होगा? और नुकसान कर जाएगा, हमें पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। तो इसके लिए हम उससे डेट रिमेन हार्म, अगर मान लो एसिड अगर उसमें हम और मिलाएंगे या डाइल्यूट एसिड तो वो हार्म करेगा। अस इन द स्टमक द प्रिवेंट द एसिडिटी विद द कॉल्ड बेस। ये क्या करता है? जो एसिडिटी है उसको कौन रोक सकता है? बेस के द्वारा हम रोक सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एंटासिड। ऐसा चीज जो एसिड के अगेंस्ट काम करे उसे हम एंटासिड कहते हैं। अब फिर आता है एंटासिड रिवर्सिबल रिड्यूस और ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ एसिड बाय गैस्ट्रिक सेल टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक। मतलब देखो यहाँ क्या करता है, यहाँ कह रहा है कि एंटासिड क्या करता है कि जो HCl का सिक्रीशन होता है उसको रिवर्सिबली करता है। रिवर्सिबली मतलब क्या है? अगर आगे भी तो पीछे भी जा सकता है। तो ये रिवर्सिबल मतलब कुछ टाइम के लिए एसिड का प्रोडक्शन को रोक देता है, जिसके कारण ये हमारे एंटासिड, जो एसिडिक मीडियम है हमारा गैस्ट्रिक में, जो स्टमक में, उसको कम कर देता है। देखते हैं। अब आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। एंटासिड को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटासिड को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट भी कहते हैं। देखिए, एंटासिड आर सच सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन द आवर स्टमक। मतलब क्या है? एंटासिड ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज करके हम अमाउंट, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं। कहाँ का एसिड? हमारे स्टमक में जब ज्यादा एसिड हो जाता है। क्लियर है? दीज आर द वीक बेस। ये क्या है? वीक बेस है, हाईली बेस नहीं। जितने भी हम लोग एंटासिड, ये क्या? वीक बेस है, विच न्यूट्रलाइज द एक्सिस ऑफ एसिड इन स्टमक। एग्जाम्पल में अगर करके हैं तो एंटासिड में आपको दे रहा है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सर आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है। यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का भी पूछ लिया तो इसमें 2 चीज़ में होती है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम यूज़ करते हैं एंटासिड में, दूसरा इसका हम ना डेंटल प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को 2 जगह यूज़ करते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मान लो कभी पूछ ले तो इसका यूज इसमें दोनों चीज़ आप लिखेंगे। तो जब इस तरह का पूछे तो आप एक कोई कंपाउंड लेना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है? एंटासिड क्या होता है? एंटासिड ऐसा चीज़ होता है जो हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम जब ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और किस नेचर का होता है? ये वीक बेस नेचर का होता है। चलिए आते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले आप इंपोर्टेंट रखेंगे इसका फॉर्मूला AlO3। AlO
एच होल थ्री, ये आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला, मतलब कि ये आपको केमिकल फार्मूला याद रखना। अब देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल शुड नॉट लेस देन 3.5 एंड नॉट मोर देन 4.5 W/W ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हम क्या करेंगे, जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो ये क्या 3.5 से कम नहीं होना चाहिए और 4.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर देखो ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा। ज़्यादा बेसिक नेचर होगा तो हमारे बॉडी में डाइजेशन ही नहीं होगा। एसिड का भी महत्वपूर्ण है, अगर एसिड है एक ऑप्टिमम लेवल पे या सही तरीके से हो तो सही तरीके से डाइजेशन होगा। लेकिन वही अगर ज़्यादा बेसिक कर दोगे तो खाना सड़ा ही नहीं पाएगा, डाइजेशन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या 4.4 से कम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, 3.3 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सॉरी, यहाँ पे 3.3 से आपको क्या है कि कम नहीं होना चाहिए और 4.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्टिंग एल्युमिनियम क्लोराइड विद द अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या है, हम कैसे फॉर्म होता है, जब हम अल्युमिनियम क्लोराइड को रिएक्शन किससे करते हैं, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, तो हमें क्या मिलता है फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जो हमें ये कंपाउंड चाहिए। ये वाला रिएक्शन भी आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रिएक्शन कैसे याद होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इसका यूज के बारे में बात करें तो ओरल सस्पेंशन होता है, अल्टरना जेल आता है और एम्फो जेल के नाम से ये मार्केट प्रिपरेशन में पाया जाता है। इतना ही लिख देंगे तो आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएगा। एग्जांपल जरूर लिखना है। और जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है तो इसका फॉर्मूला AlOH लिखना है। ये आपको लिखना जरूर है, याद जरूर करना है, तभी आपको मार्क मिलेगा। अब इसका स्टोरेज कंडीशन देखें तो स्टोरेज कंडीशन कैसा होना चाहिए, ऑयल कंटेनर होना चाहिए, आपको फ्रीजिंग से अवॉइड होना चाहिए। ये भी अच्छे से, जब ब्लू कलर है अंबर कलर में होना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखना चाहिए। ये सारी चीज़ पे हम इसका कंडीशन रखेंगे। कंडीशन सबका सेम लिख सकते हो, स्टोरेज जितना भी फार्मास्यूटिकल है, कभी कभी एक्सेप्शन केस में है लेकिन लगभग सेम है। यूजेस के बारे में बात करें तो इसको यूज करते हैं पैक्टिक अल्सर। अल्सर कॉज जब होता है, कब होता है कि जब हमारे में बॉडी, जब हमारे स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा एसिड सिक्रेशन होता है तो अल्सर कॉज होने लगता है। तो जब कुछ खाते हैं तो पेट दर्द करने लगता है। फिर इसका क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। माइल्ड एस्ट्रिंजेंट के तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये आपको यहाँ तक लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या पूछा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लिक के बारे में बात करें, बेंजीन क्या है आपका, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड होगा लेकिन अलग अलग उसमें एटम प्रेजेंट होगा, उसी को हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करें। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और रिंग इज अ साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज एटम एट लीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट एज ए मेंबर ऑफ इट्स रिंग। मतलब कि एटलीस्ट कम से कम 2 डिफरेंट होना चाहिए, तभी इसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। साइकिल रिंग में कितना, कम से कम मिनिमम 2 होना चाहिए। देखो हेटेरो मतलब होता है अलग, अलग साइक्लिक रिंग को कब कहेंगे, जब उसमें कम से कम मिनिमम 2 एलिमेंट अलग अलग साइकिल हो। अब देखो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। डील्स विद द सिंथेसिस प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक। मतलब क्या करता है, सिंथेसिस के साथ डील करता है, इसका प्रॉपर्टी के साथ करता है और इसका एप्लीकेशन के साथ डील करता है। कौन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड केमिस्ट्री। अब एग्जाम के लिए बात करें द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट, जैसे कि एन होगा, जैसे नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, इज कॉल्ड हेटेरो एटम। मतलब कि ये सारी चीज़ उसके साथ, कार्बन के साथ कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा। ये सारी चीज़ अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब देख लें तो थोड़ा सा इसके बारे में, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर फ्रीक्वेंटली एबंडेंट। एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन प्लांट। किसमें पाया जाता है, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है क्या, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एंड दे are one of the important constituent of almost 1/2 of the natural organic compound known। मतलब कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, कह सकते हो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल में प्रेजेंट है। इसका 1/2 जो है पाया जाता है सबसे ज़्यादा। देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर प्राइमरी क्लासिफाइड एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हमने 2 क्लासिफिकेशन, एक होता सैचुरेटेड, दूसरा होता अनसैचुरेटेड। ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। कार्बन कार्बन में सिंगल, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे आता अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम उसे कहेंगे
जिसमें चाहे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कितने में डिवाइड है? दो उसमें डिवाइड है। कौन कौन? एक सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब देखते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम अल्केन कहते हैं। Saturated hydrocarbon in which the carbon atom connected only single bond is called saturated hydrocarbon। मतलब कार्बन कार्बन के क्या सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा उसे हम सैचुरेटेड मानते हैं। द हाइड्रोकार्बन इज आल्सो नोन एज अल्केन, इसे हम अल्केन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम इसे अल्केन के भी नाम से जानते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो फिर अल्केन CnH2n+2, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो आता है, एक आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसे हम अल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम अल्कीन कहते हैं, दूसरे को हम अल्काइन कहते हैं। अब देखते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अगर दो कार्बन आपका डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। अगर दो बॉन्ड अगर मान लीजिए कनेक्टेड है डबल बॉन्ड को अल्कीन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है CnH2n होता है। अगर मान लीजिए अल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। मतलब हमारे पास अगर देखें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अगर रिवाइज करें और देखें क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है, ये ज़्यादातर अगर बात करें अमाउंट ऑर्गेनिक प्लांट में और एनिमल में पाया जाता है। और इसमें दो क्लासिफिकेशन में बांटा हो, एक है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में वो सारी चीज़ आता है, अल्केन आता है जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन आता है। फिर अनसैचुरेटेड आता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम अल्काइन कहते हैं। अब देखते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लासिफिकेशन देख ले थोड़ा सा, ये भी अगर लिख दोगे तो कोई मार्क नहीं कटेगा, अच्छा एग्जामिनर को है क्योंकि उसे लगेगा कि नहीं बच्चे को नॉलेज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो चीज़ों में बांटा हो, पहले है आपका ओपन चेन, जैसे कि ये ले लो ओपन चेन। दूसरा होता है साइक्लिक चेन जो मतलब क्लोज रहे। इसमें भी दो है, मान लो कि ये स्ट्रेंथ चेन, एक है ब्रांच चेन, जैसे कि यहाँ कर दिया, यहाँ कार्बन है, ये हुआ ब्रांच चेन में। फिर साइक्लिक में आपका होमोसाइक्लिक, दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब कि एक जैसा कंपाउंड, जैसे बेंजीन है, बेंजीन क्या होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक जैसे कि फ्यूरान है, ये सारी चीज़ें का। इसमें भी दो तरह का आता है, एसाइक्लिक, दूसरा आता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको ये वाला डिफाइन करना था, इसके अगर क्लासिफिकेशन इस तरह से भी लिख दोगे तो आपको गलत नहीं जाएगा और नंबर देगा। अब एग्जाम्पल आपको याद रखना दो तीन, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक है। एक एग्जाम्पल ले लो तो ये ले लो, इथिलीन ऑक्साइड ले लो, फ्यूरॉन ले लो, थायजोल ले लो, ये दो आपको कंपाउंड यहाँ पे याद रखना है। या फायरन ले लो, ये आपको याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल देना है जरूर। लास्ट में इतना सारा मैंने दे दिया, लेकिन आपको क्या है दो तीन याद रखना है इसके स्ट्रक्चर के साथ। ऐसा नहीं कि सब हमने फ्यूरान लिख दिया, इथाइल ऑक्साइड लिख दिया और ये चीज़ नहीं, पर आपको क्या करना है कि आपको इसका जो है स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल देना है। अब चलिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, डिस्कस इन डिटेल। क्वेश्चन पूछ रहा है रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है, उसको डिटेल में डिस्कस कीजिए। पहले अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन में देखें तो दो चीज़ों से बना रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा रिएक्शन या ऐसे टाइट्रेशन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन होगा किसी का तो एक का रिडक्शन होगा, मतलब एक का रिडक्शन तो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा। देखते हैं इसके बाद। देखो अब आता है कि व्हाट डू यू मीन द ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन हो रहा तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कोई एक भी अगर लिख दोगे तब भी चलेगा। देखो डायरेक्ट अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन पूछे तो आप डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं लिखना, कुछ इस तरह से लिखना, उसके बाद करना। जब भी कोई चीज़ पढ़े ना तो उससे जहाँ से पूछा वहाँ से नहीं, उसके डिटेल से पूछो कि डिफाइन से करो या डेफिनेशन से लिखोगे तब मार्क ज़्यादा मिलता है आपको। क्लियर है? यहाँ पे आपको क्या है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएंगे, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं रिडक्शन का अगर डेफिनेशन देखें, इट इज डिफाइंड एज गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बाय एटॉमिक स्पेसिफिक और मॉलिक्यूल तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे।
अब ऑक्सीडेशन कहते हैं क्या, द लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द एटॉमिक स्पेसिस, और तो फिर कह लो आपको स्पेसीज कह लो या तो फिर मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूलर स्पेसीज अगर मान लो क्या करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें तो यहाँ से बस एग्जांपल याद रखना, एक दो लिख दो, जैसे सोडियम थायोसल्फेट आता है, फेरस सल्फेट आता है, दो भी याद रखोगे तब भी चलेगा, सोडियम आर्सेनेट आता है एंड ऑक्सिलिक एसिड आता है, इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम ब्रोमेट, पोटाशियम आयोडेट, लीड ऑक्साइड, ये आपको याद रखना। दो तीन एग्जांपल आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट का वहाँ पे दे देना। क्लियर है? अब देखते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। A titration in which deal with the reaction involving oxidation and reduction of the certain chemical species are known as redox titration। मतलब कह सकते हैं ऐसा टाइट्रेशन जो कि रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, एक साथ कह लो कि एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है एक सर्टेन केमिकल स्पीशीज में, तो उसे हम रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है देखो, इन रिडॉक्स टाइट्रेशन द रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कह लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर मोर एक्सटेंसिवली यूज फॉर द एनालिसिस एज कंपेयर टू द प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन। मतलब क्या है, इसका ज़्यादा यूज करते हैं किसके कंपैरिजन में, हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन कह लीजिए या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन में, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का यूज ज़्यादा होता है। इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो क्या होता है, इसका एप्लीकेशन आता है आपको फिनॉल का डिटर्मिनेशन करने के लिए करते हैं, कैल्शियम इन लाइम स्टोन में करते हैं, फिर एनालिसिस ऑफ एड्रेनलिन करने करते हैं, एनालिसिस ऑफ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का एग्जांपल बताना, जैसे कि आपका पीसीएम का एनालिसिस करने के लिए हम इसका करते हैं। यहाँ तक आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन जरूर लिखना। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की डिफाइन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, क्लासिफिकेशन जरूर लिखना, और क्लासिफिकेशन लेके किसी एक ड्रग का आपको एग्जांपल देके उसे समझाना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर के साथ उसे आपको बताना। एंटी कन्वल्सेंट को हम एंटी जो इपिलेप्सी कहते हैं उसके लिए भी कहते हैं, एंटी इपिलेप्सी या एंटी इपिलेप्टिक ड्रग भी हम इसे कहते हैं। कभी कभी अगर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो ऐसा ड्रग जो कि एंटी सीजर मतलब क्या है, चीज़ें से सीजर पड़ता है, या एंटी इपिलेप्टिक एजेंट जैसे कि देखना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ऐसा दवाई जो सीएनएस डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हैं, लंबा अगर करना है तो। देखो नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, दो होता है, एक क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कहते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो चीज आता है। तो ऐसा डिसऑर्डर जो कि आपको सीएनएस डिसऑर्डर हो उसको रोकने के लिए काम करता है, जैसे कि मिर्गी का बीमारी रोकने के लिए करते हैं। दीज आर पार्टिकुलरली मेंट फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इपिलेप्सी एपिसोड। मतलब मेनली हम क्या करते हैं, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, चाहे कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं, किसका, इपिलेप्सी एपिसोड का। इपिलेप्सी एपिसोड मतलब दोहरे जो पड़ते हैं मिर्गी का। अगर आप लोगों ने देखा होगा जो मिर्गी का दोहरे पड़ता है ना, बहुत खतरनाक पड़ता है। अगर पहली बार किसी ने देखा हो ना तो उससे तो डर जाता, घबरा जाता कि ये चल बसा, ऐसा ही होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट एजेंट का यूज करते हैं। क्लियर है? किसका यूज करते हैं हम, एंटी कन्वल्सेंट किस चीज के लिए यूज करते हैं, इपिलेप्सी या तो फिर कह लीजिए मिर्गी का जो दौरा पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और ये किस पे काम करता है, सीएनएस पे काम करता है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। क्लियर है? चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखो कितना है। अब इसको हम शॉर्टकट्स में दिखेंगे कैसे हम इसका यूज करेंगे। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कि पिक्स, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, पिक्स खिंचाते हैं ना। शॉर्टकट क्लासिफिकेशन याद रखना, पिक्स आप किस चीज़ का पिक्स खिलाएंगे। अगर हम बात करें पिक्स बंद करो, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मान लो कि एग्जाम का टाइम चल रहा है तो आप क्या करते हैं, गलत से ज़्यादा करते हैं, ये सेल्फी स्नैप ले लेता है, ऐसे करते हैं ना, ये स्नैप दे देता है, ये फोटो डालता है। तो एग्ज़ाम के टाइम अगर आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अगर हो जाए, एक कहानी बना लो ताकि याद हो जाए कि लड़कियाँ अगर मान लो ज़्यादा पिक्स खींचती है तो एग्ज़ाम के टाइम में उसे हम बंद कर देंगे। क्या कहेंगे, बंद करने के लिए। और बंद करने के लिए कौन कहेगा, ही से कौन आता है, एच मतलब मैन आता है। ये आपको याद रखना कि इसका शॉर्टकट क्लासिफिकेशन का पिक्स बैंड एच, पिक्स बैंड एच। एक बार दोबारा बोलना मेरे साथ। चलो अब देखते हैं इनका पी से क्या होता है, आई से क्या होता है, सी से क्या है, एस से क्या है, बी से क्या है, ए से क्या है, एन से क्या है, डी से क्या है, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं। तो पिक्स बैंड एच, इसका शॉर्टकट क्या याद रखना, पिक्स बैंड एच।
देखो पिक्स बैड एच आपको याद रखना, सबसे पहले आता है फिनाइल ट्राइरेजिन जो आपको याद रखना, लेमोट्राइजिन, उसके बाद फिर आता है इम्यूनोस्टिल्बिन, फिर इसमें कार्बेजेपम आपको कार्बेजेपिन आपको याद रखना है, ऑक्सा कार्बेजेपिन याद रखना है, फिर इसमें आता है साइक्लिक गाबा एनालॉग जिसका आता है गाबापेंटिन, ये आपको याद रखना, फिर आता है एसिसक्सिमाइड आता है, इथोसक्सिमाइड आता है इसका एग्जांपल में आता है, फिर एग्जांपल आता है आपके बेंजोडाइजेपिन में आता है क्लोनेजेपाम, डाइजेपाम, लोराजेपाम, क्लोबाजेपाम, ये आपको क्लोबाजाम ये आपको याद रखना है, क्लियर। फिर बी से अगर देखें तो बारबिटूरेट, बारबिटूरेट का एग्जांपल आता है फिनोबार्बिटोन, फिर आपको ए से आता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको एसिड वल्पोरिक एसिड वल्पोरिक याद रखना है, फिर आपको आता है न्यूअर ड्रग के बारे में, एन से न्यूअर आता है जो आपका टोपीरामेट ये आपको याद रखना है, टोपीरामेट, फिर आता है आपको एस डीऑक्सी बारबिटूरेट एग्जांपल आता है प्राइमिडोन, फिर आता है एस से आता है हाइडेंटोइन का एग्जांपल कहते हैं फिनेटोइन, ये आपको एक एक करके याद रखना है। देखो एक एक करके वीडियो अगर पॉज करके आप लिखोगे उतना टफ नहीं लगेगा, आप लोग एक एक करके जब रिपीट करोगे बार बार तो लिखोगे, लिख के ये सारी चीज़ कैसे याद होगा, ये सारी चीज़ आपको लिख के याद करना है तभी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अब आता है एक एग्जांपल भी आपको आता है, इसमें आपको फिनाटोइन का सबसे पहले आपको आता है स्ट्रक्चर में देखो तो सबसे देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के लोग घबरा जाता है, नहीं इसको तोड़ दो ना, पहले ये क्या है, ये हमारे फिनाइल रिंग ही तो है, ये वाला फिनाइल रिंग है, इसको तो इजीली बना लोगे, ये लो एक बना गया यहाँ पे बन दिया और दूसरा आप इस तरह से बना लो, यही तो है, बन गया ना। और इसी का थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, चलो एक हिसाब से नहीं करते इसको, फिनोल का अगर नहीं बताया तो हम सबसे पहले इसको बनाओ, इस वाले रिंग को हम एक हिसाब से इस तरह से बनाओ, सबसे पहले इसे हम इमिडाजोल लीडिन भी कहते हैं। देखो इस वाले रिंग को जाता है, ये वाले रिंग को, इसको सबसे पहले NH ये लो, ये साथ में बनाना, केमिस्ट्री पढ़ो तो कोशिश करो कि ये दोनों में आप लगा देना बेंजीन, यही तो है। अब यहाँ पे हमने लगाया O ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या है आपका, इस वाले स्ट्रक्चर को बना देना है, इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे बना दो। देखो ज़्यादा अगर वो हो ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत होता है, ये याद रखना ना, C6H5 ये भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, यहाँ पे अगर C6H5 भी लिख दोगे तब भी समझ जाएगा कि लोग इसका भी नाम फिनोल है। अब देखो इसका नंबरिंग सबसे बड़ी बात करें तो इसका नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे, नंबरिंग की बात आता है कि नंबरिंग अगर हम किस हिसाब से करेंगे तो देखो इसके बारे में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब सबसे पहले यहाँ पे तो क्लियर ये चीज़ है, हमें पता चल गया कि ये जो 5वें नंबर पे है डाइफिनाइल होगा। तो सबसे पहले देखो 5 मतलब 5वें नंबर पे 5 डाइफिनाइल हो गया। अब है 2 और 4 पे देखो क्या है, 2 नंबर पे N ग्रुप है और 4 नंबर पे NH ग्रुप है, तो 2 और 4 इमीडा जो लीडिन। अब फिर यहाँ पे आता है डायोन आप चाहे डायोन लिख सकते हैं इस हिसाब से, या तो फिर 1,3 डायोन भी लिख सकते हैं। अब डायोन किस लिए लिखा हमने, डायोन इसलिए लिखा कि यहाँ पे देखो कीटोन ग्रुप है, कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं, क्लियर है। तो इसको आप इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करें तो सबसे पहले एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ से 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले डाइफिनाइल आ जाएगा, 5 डाइफिनाइल, 4 2 और 4 2 और 4 में क्या है आपका इमिडाजोल लीडिन है रिंग में। अब उसके बारे में कीटोन ग्रुप कितने, 3 और 1 में, चाहे इसको लिख सकते हो यहाँ पे डायोन लिखा है, या फिर इसके बीच में ई को हटा दो, यहाँ पे उसका 1 और 3 को डायोन भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर है। देखो इसका यूज के बारे में बात करें, इट इज कंट्रोल सीजर को कंट्रोल, जैसे कन्वल्सन को करते हैं, इसका टोनिक क्लोनिक ग्लैंड माल के लिए करते हैं, या साइकोटोमोटर के लिए यूज करते हैं, या तो सीजर जो पड़ता है जो ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर बात करें हम स्टेबिलिटी की, किस तरह से इसका स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन रखेंगे, तो आपको
20 से 25 सेल्सियस पे रखना, टाइट कंट्रोलर में रखना, आपको ऐसा नहीं ढीला रखना। फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें, ओरल, कैप्सूल, इंजेक्शन रखें। और यहाँ पे आप ब्रांड नाम लिख सकते हैं, फिनाटेक आता है, डीलार्टिन आता है, ये आपको याद रखना है। देखो आई होप ये लेक्चर आपको ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो अदर भी आप लोग नहीं देखो तो उसको भी जाकर आप देख सकते हो। तो ये सॉल्यूशन आपको जितना मैंने होता है उसको 50% भी याद रखना है। स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर इसी हिसाब से बना सकते हो। तो बार बार आपको रिविजन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपको जितना लंबा सारा क्लासिफिकेशन उसको मैंने शॉर्टकट में बना के देख दिया कि जैसे आपको क्या है, मैंने कहा पिक्स बंद करो, पिक्स बंद करो, एच है, ही ने कहा पिक्स बंद करो, ये उसका शॉर्टकट है। तो ये आपको पिक्स बंद करो उतना याद रखोगे तो पी से याद रखो लो, ए से जब जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली और आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।